क्रांतिकारी युवा साथी अंबेडकरवादी साथियों को भी मैं क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो चूंकि गुजरात से आ रहा हूं, अमित शाह पर एक कमेंट की जाए। इन्होंने हाल ही के दिनों में अपना खुद का गौरव बढ़ाया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने कहा, हम सभी ने देखा, हम सभी ने सुना, उसकी गहरी प्रतिक्रियाएं भी हुई। उनका कहना है कि अंबेडकर 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 करना आजकल फैशन बन चुका है। बिहार की इस धरती पर से कहते हैं कि अंबेडकर 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 करना फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है, पैशन। वो जनाब कहते हैं कि यदि अंबेडकर अंबेडकर करने के बजाय भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक स्वर्ग अपने लिए सुनिश्चित हो जाता। तेल लेने गया तुम्हारा स्वर्ग। हमको स्वर्ग नरक से कोई लेना देना नहीं। हमको इसी जीवन काल के दौरान एक ऐसे बिहार का, एक ऐसे गुजरात का, एक ऐसे भारत की स्थापना देखनी है जिसमें जाति व्यवस्था का खात्मा हो जाए। एक ऐसे समाज का निर्माण चाहिए जिसमें सही मायनों में समानता हो, मानवता हो। ये बुद्ध की धरती है। प्रोफेसर रतनलाल जी और पहले के साथियों ने बताया आज के दिनों का नजारा क्या चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस मुल्क में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक तौर पे सबसे बड़ा इंकलाब सबसे पहले किसी ने किया, वो गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्ध की सोच, उनके प्रगतिशील मूल्य, उनकी समानता की बातें, उनकी मानवता की बातें, जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पूरी जो चेतना खड़ी की, वो न केवल हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया के कई राष्ट्रों में, कई मुल्कों में फैली। उस कदर फैली कि आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन नगर, एंशिएंट सिटीज की डिस्कवरी के लिए एक्सकेवेशन करते हैं, जब खुदाई करते हैं, तो ईरान से लेके वियतनाम तक गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं निकली है। ये उनकी विरासत थी। लेकिन अचानक जिस प्रकार से उनकी विरासत फैली, बुद्ध के विहार बने, उनका साहित्य उस दिनों में लाखों करोड़ों लोगों तक फैला, पहुंचा। बुद्ध के भिक्षुक खड़े हुए जो समानता की, मानवता की, जाति व्यवस्था के ऊपर प्रहार करने की बात को लेकर जन जन तक निकले। उन सबको 800 साल तक काउंटर करते हुए लगातार बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहे तो एक काउंटर रेवोल्यूशन हुआ और बुद्ध के हजारों लाखों विहारों को तोड़ दिया गया, उनको खत्म किया। बुद्ध की विरासत को खत्म करने की कोशिश हुई, बुद्धिस्ट भिक्षुकों की कत्लेआम हुई और ये करीब करीब 700-800 साल तक चला। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ जो गौतम बुद्ध कर रहे थे वो थी क्रांति, और उस क्रांति को उल्टाने का जो काम किया मनुवादियों ने, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है काउंटर रेवोल्यूशन, प्रतिक्रांति। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए और कभी कभी रोटी, कपड़ा, मकान ना मिले तब भी एक चीज हर एक स्त्री पुरुष को इस पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठे हो जिसकी चाहत रहती है, वो है स्वतंत्रता। कभी कभी इंसान रोटी का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है
अपनी मटेरियल कंडीशन का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता उसको हर कीमत पर चाहिए। वो इंसान की फितरत है। और इसीलिए इस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने कोई रविदास पैदा हुए, ऐसो चाहू राज में जहां मिले दलितों को नहीं सभी को अन्न, ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। नानक हुए, कबीर हुए, कबीर भी उसी शैली में कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो बुद्ध की क्रांति को मनुवादी शक्तियों ने उल्टा कर दिया, प्रतिक्रांति हुई। लेकिन उस प्रतिक्रांति के खिलाफ कोई रविदास पैदा हुए, कोई नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, गुजरात में कोई नरसिंह मेहता हुए जिन्होंने वैष्णव जन की बात की। वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जो पीड़ पराई दूसरों की पीड़ा को पहचाने। महाराष्ट्र में गागड़ के बाबा हुए, नारायण गुरे हुए, अय्यान कली हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, सूफी संतों की भक्ति मूवमेंट की एक लंबी विरासत चली। और इस विरासत ने और एक बार प्रतिक्रांति को चैलेंज की और नई तरीके से क्रांति की शुरुआत की। लेकिन ये सारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूवमेंट्स थी। इन सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूवमेंट को राजकीय शक्ति देने का किसी ने काम किया। पहली बार वो थे ज्योतिबा फूले, वो थे रामास्वामी पेरियार, और वो थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और वो वही दिन थे सन 1857 के विप्लव से लेके 1947 तक का वो दौर। उसी पीरियड में जब पेरियार हुए, फूले हुए, अंबेडकर हुए, तभी सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर कुछ प्रगतिशील मूल्यों के साथ हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उसमें सभी सोच के लोग थे, लेकिन उन सभी लोगों ने, सभी सोच में मानने वाले लोगों ने साथ में मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में एक आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हमको संविधान दिया। और उस संविधान ने उस प्रतिक्रांति के खिलाफ एक नए सिरे से क्रांति की शुरुआत की। और उसके कारण यह हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था बनी थी, जिस व्यवस्था में यह तय था कि एक ही समुदाय का लोग शिक्षा पर उनका कंट्रोल रहेगा, ज्ञान लेंगे भी वही, ज्ञान देंगे भी वही। लेकिन कोई फूले हुए, कोई पेरियार हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और संविधान मिला, जिसके कारण केवल एक ही समुदाय के लोगों का ज्ञान पर कंट्रोल रहा नहीं। कूड़ा उठाने वाला वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का बेटा भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बन पाया, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और भारत के संविधान की बदौलत एक ही समुदाय का ज्ञान पर कंट्रोल रहा नहीं। जमीन, रजवाड़े एक ही जाति के लोगों के पास थे, लेकिन 1950 से 60 से जमीनों का बंटवारा चालू हुआ। बिहार एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, गवर्नमेंट वेस्टलैंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ। विनोबा जी ने भूदान की मूवमेंट छेड़ी। वामपंथ के साथी जब उस जमाने में विपक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक मुहिम की, और उसके कारण एक ही समुदाय के लोगों का जो लैंड पर कंट्रोल था वो टूटा, और हजारों लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी के बीच में जमीन का आवंटन हुआ। ये हुआ संविधान के कारण, और सड़क पर जो प्रगतिशील शक्तियों ने संघर्ष किया उनकी बदौलत। एक ही समुदाय का कंट्रोल था व्यापार वाणिज्य के ऊपर, वो भी न रहा 1960, 1970, 1980, 90 तक। जैसा कि प्रोफेसर जी ने बताया, बहुत सी आदिवासी, ओबीसी, दलित समुदाय के लोग बैंकों में गए, एलआईसी में गए, ओएनजीसी में गए, आईओसी में गए, टीचर बने, पटवारी बने, नेता बने, अफसर बने, और उनका एक मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपके बिहार के गांव को, तहसील को छोड़कर आज पटना में बस रहा है और 3 BHK का उसका फ्लैट है।
ये पूरा जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, उनके पास जब संसाधन आए तो व्यापार वाणिज्य पर केवल वैश्यों का कंट्रोल न रहा, वो भी पटना में एडिडास का शोरूम करने लगे। ये भी हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण। सड़क पर उतर कर लोग लड़े, संघर्ष किया उसके कारण। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान क्या हो रहा है, जो सफाई कर्मी का बेटा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बन सकता था, शिक्षा मंत्री बन सकता था, उन्होंने देखा कि ये दलित समुदाय के लोग, ये ओबीसी के लोग, ये डीएनटी के लोग, ये मुसलमान, ये दलित, ये सारे कमजोर तबके जो रैलियां करते हैं, जो धरने देते हैं, जो सेमिनार करते हैं, जो ऐसे कन्वर्सेशंस करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है? बड़े पूंजीपति तो है नहीं। तो पता चलने पर उनको, ये जांच करने पर उनको पता चला कि उनको छोटा मोटा चंदा देता है कोई प्रोफेसर, कोई पटवारी, कोई टीचर, कोई ओएनजीसी आईओसी का कर्मचारी, कोई बैंकर, कोई एलआईसी का एजेंट, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर। और पड़ताल की ये लोग वहां पहुंचे कैसे। आप जितना भी विधायक और सांसद हिंदुस्तान का दलित आदिवासी बैकग्राउंड का देख लीजिए, हिंदुस्तान के दलित आदिवासी बैकग्राउंड का जितना भी आईएएस आईपीएस देख लीजिए, जितना भी तहसीलदार और एसडीएम देख लीजिए, उनमें से 90% जो 70, 80, 90 के दशक में पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। और इसलिए पिछले साल महाराष्ट्र की आरएसएस की भाजपा सरकार ने तय किया, क्या 68,000, केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, 68,000 सरकारी स्कूलें बंद करो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई आदिवासी और दलित का बेटा एलआईसी का ना एजेंट बन पाएगा, ना बैंक का मैनेजर बन पाएगा, ना उसको ओएनजीसी में नौकरी मिलेगी, ना डीयू में प्रोफेसर बन पाएंगे। ये साजिश रची जा चुकी है, रचने वाली नहीं, ये साजिश ऑलरेडी अमल में है। तो एक तरफ सरकारी स्कूल खस्ता हालत में थे और उसको सिस्टमेटिकली बंद करो, किस कदर, केवल एक ही स्टेट में 68,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ दलित आदिवासी कमजोर तबकों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पहले से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अपनी बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, उसमें भी इतनी जबरदस्त महंगाई कि अब तो किसी कीमत पर हम अपने परिवार की बेटियों को, बेटों को, अपने स्टूडेंट्स को इन प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला करवा पा रहे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक सपोर्ट मिलता था, वो था स्कॉलरशिप का सपोर्ट। लेकिन मोदी की सरकार ने 3 साल तक 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को भी ब्लॉक करके रखा। मतलब कि न सरकारी स्कूलें, न प्राइवेट में एडमिशन, न स्कॉलरशिप, न नौकरियां, और जितनी भी नौकरियां मिलती थी आज प्राइवेटाइजेशन के कारण वो सारी नौकरियां एक के बाद एक करके उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपकी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। अब कोई दलित और आदिवासी इंटेलेक्चुअल न बने, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने न जाए, आईएएस आईपीएस न बने। इस प्रकार का प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों में मोदी आरएसएस भाजपा की सरकार ने कर दिया है। दूसरी तरफ जो जमीनों का आवंटन हो रहा था दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, अब आवंटन तो हो रहा है लेकिन एससी एसटी ओबीसी को नहीं, इसको अडानी को, अंबानी को, एसआर को, पूंजीपतियों को, धंधा सेठों को और रियल एस्टेट के माफियाओं को। और जो छोटी मोटी पूंजी 8-10 दलित और आदिवासी और ओबीसी एकत्रित करके पटना में या सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद में या चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे में एक शोरूम में, एक बड़े मॉल में शोरूम करते थे, वो एंटरप्रेन्योर्स को भी कोई सरकार एक फूटी कौड़ी का सपोर्ट करना चाहती नहीं। मतलब यह है कि भारत के दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, डीएनटीस, कमजोर तबके के लोगों, ओबीसी, समझ लो आपके लिए केवल 2 काम है। यदि आप पटना शहर में है, आप अहमदाबाद में है,
अब पुणे, नागपुर, बेंगलोर में है तो चुपचाप फैक्ट्री में जाइए, 12-14 घंटा का आपको 450 रुपये मिलेगा। और यदि आप गांव में है तो वहां भूमिहीन खेतीहर मजदूर के तौर पर अपना जीवन व्यतीत करिए। और इसीलिए इस 10 साल को मैं कहता हूं ये प्रतिक्रांति पार्ट 2, ये प्रतिक्रांति भाग दूसरा चल रहा है। यदि इसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कितना भी हम 14 अप्रैल मना ले, 6 दिसंबर मना ले, भीमा कोरेगांव शौर्य दिन मनाने चले जाए, 26 नवंबर के दिन संविधान को याद करें, लेकिन यदि इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं। इस बात को लेकर एक क्लैरिटी हम सबके बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग मेरी पार्टी। चुनावी राजनीति में जितने भी मेन स्ट्रीम की पार्टियां से, सब पार्टियों से कुछ ना कुछ सबको कंप्लेन है, शिकायत है, दिक्कत है, ग्रीवेंस है, मुझको भी है। लेकिन इस मुल्क में सीपीआई, सीपीएम, सपा, बसपा, एनसीपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, जितनी भी पार्टी है, इन सभी पार्टी में जिस प्रकार से संविधान लागू करना चाहिए वो नहीं किया। ऐसा यदि किसी का शिकायत है वो मानने को तैयार हो, लेकिन संविधान खत्म कोई करना चाहता है वो केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी है। इतना क्लैरिटी तो होना चाहिए। आज साथियों, प्रतिक्रांति के इस दौर में यदि हम अपना इलेक्टोरल पोजीशन सही नहीं रखेंगे, हमको जिस प्रकार की मूवमेंट खड़ी करनी है उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ एक इलेक्टोरल हमारी एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। और उसमें पहला संकल्प ये हो जो बार बार रतनलाल जी ने कहा कि दुनिया उल्टी हो जाए, नो टू बीजेपी, नो टू आरएसएस। ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी चॉइस हम पॉलिटिकली करते हैं या अपनी जनता को समझाते जिसके कारण एक वोट का भी बेनिफिट यदि बीजेपी को हुआ तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर पानी फेरने के अलावा कुछ नहीं होगा। इस बात का हमको संकल्प करना चाहिए। आज साथियों, ये दलित विमर्श का कार्यक्रम है। आप सोचिए, हिंदुस्तान में यदि केवल 100 दलित है, 2011 के सेंसस के मुताबिक यदि 201 मिलियन दलित है, आज 2024 में है और करीब करीब 30-35 करोड़ इस मुल्क में दलितों की आबादी है, लेकिन उसमें से श्रमजीवी कितना होगा? यदि 100 दलित है आज भारत के अंदर, हमारे देश में 100 में से कम 70-75% दलित वो श्रमजीवी है। यदि वो गांव में है तो भूमिहीन है, 100 गज के प्लॉट का उसकी इंतजार है। यदि वो शहरों में है तो वो फैक्ट्री में मजदूर है। हमारी बहनें किसी के वहां कचरा पोता करने जाती है, या आशा वर्कर है, या आंगनवाड़ी में है, या ईंटों के भट्ठों में है, कंस्ट्रक्शन की साइट में है, केमिकल की फैक्ट्रियों में। कुल मिलाकर दलित आंदोलन एक श्रमजीवी आंदोलन होना चाहिए। लेकिन तकलीफ यह हुआ है कि हमारे आंदोलन के ऊपर जो मिडिल क्लास का जो दलित है उसी का दृष्टिकोण हावी है, और उसके कारण जो मजदूर दलित है उसकी जो पीड़ा है, उसका जो भूमि का सवाल है, उसका जो शिक्षा का सवाल है, उसके घर के प्लॉट का जो सवाल है, उसके फैक्ट्री में यूनियन बनाने की जो जरूरत है, उसको आज न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। इन सवालों के साथ हमारा ज्यादा तक कोई सरोकार नहीं रहा, और इसलिए मैं मानता हूं आज के इस दलित विमर्श में हमें इस बात के ऊपर गौर फरमाना होगा कि दलित आंदोलन प्राइमरीली एक वर्किंग क्लास मूवमेंट होना चाहिए। यदि मुझे जाति के नाम पे अपमानित कर सकते हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी को भी कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं उनकी क्या दिक्कत और शिकायतें रहती है कि अच्छा पोस्टिंग नहीं मिला, अच्छी ट्रांसफर नहीं हुई, जहां मलाई मिलती है वहां हम लोगों को पोस्टिंग नहीं देता, उस प्रकार की दिक्कत रहती है। लेकिन जो 100 में से 75 मजदूर दलित है उसका सवाल रोटी का है। उसको आत्मसम्मान के साथ साथ अपने सर के ऊपर शेल्टर चाहिए,
उसको आत्मसम्मान के साथ साथ जोतने के लिए जमीन चाहिए। और इसलिए हम लोगों का ये एजेंडा होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में एक साथ दलित विमर्श में ये संकल्प लिया जाए कि हिंदुस्तान के, भारत के हर एक प्रदेश में, हर एक जिले में, हर एक तहसील में जितनी भी सरकारी जमीनें हैं उसका दलित, आदिवासी, ओबीसी और भूमिहीनों में आवंटन होना चाहिए। इस बात का आज के दलित विमर्श में हमको संकल्प करना चाहिए। प्रोफेसर रतनलाल जी हमारे बीच से रुखसत ले रहे, फिर मिलते रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने आखिरी के दिनों में अपने करीबी साथियों को बुलाया और उन साथियों को कहा कि गांव में बसने वाले जितने भी गरीब भूमिहीन दलित हैं उनके बारे में जितना मुझे करना चाहिए था उतना मैं शायद नहीं कर पाया। और उसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर के करीबी साथी महाराष्ट्र के दादा साहेब गायकवाड़, हम सबने काशीराम जी का नाम सुना है लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने दादा साहब गायकवाड़ का नाम सुना है। दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में 1965 के आसपास इतना जबरदस्त भूमि सत्याग्रह हुआ, इतनी जबरदस्त जमीनों की डिमांड को लेकर मूवमेंट हुई कि उनके भूमि सत्याग्रह में शकील अहमद साहब जो दलित, आदिवासी, भूमिहीन डिटेन हुए, वो डिटेन जो लोग हुए उसका आंकड़ा था 3,60,000। लेकिन आज का दलित विमर्श, आज की अम्बेडकराइट मूवमेंट कभी इस बात को याद नहीं करती। अब सोचिए कितनी बढ़िया लड़ाई हुई होगी, कितना जबरदस्त वो आंदोलन हुआ होगा कि उस आंदोलन में जो लोग डिटेन हुए उसका आंकड़ा है 3,60,000। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, 36 लोग भी कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर नहीं जाते कि भाई जोतने के लिए जमीन का आवंटन करिए। ये कभी हमारा एजेंडा बना ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मध्यम वर्गीय दलित जो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो सेमिनार करते हैं, जो डायलॉग करते हैं, उन्हीं की मध्यम वर्गीय चेतना इन श्रमजीवियों की चेतना के ऊपर हावी हो गई। और इसलिए मैं बार बार अपनी इस बात को दोहरा रहा हूं कि दलित आंदोलन प्राइमरीली वर्किंग क्लास मूवमेंट, एक श्रमजीवियों की लड़ाई होनी चाहिए। यदि हम आत्मसम्मान के साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के दर्द को नहीं समझ सकते, यदि ईंटों के भट्ठों के मजदूरों को, केमिकल की फैक्ट्रियों के मजदूरों को, हमारी आशा वर्कर आंगनवाड़ी की बहनों को यूनियनाइज नहीं कर पा रहे, जमीन की डिमांड नहीं कर रहे, घर के प्लॉट की बात नहीं कर रहे, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की बात नहीं कर रहे, तो फिर कितना भी शौर्य दिन मनाते रहे, कितना भी नीला कुर्ता पहनकर बाबा साहब के स्टैच्यू पर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के दिन माला अर्पण करते रहे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए आज के इस दलित विमर्श में आप तमाम लोग पहला संकल्प ये करें कि यदि 100 में से 75 दलित, यदि 100 में से 75-80 आदिवासी भारत के अंदर श्रमजीवी है तो उनके जीवन के साथ भी हमारा सरोकार रहेगा। उनका यूनियन बनाएंगे, ईंटों के भट्ठों में जाएंगे, केमिकल की फैक्ट्रियों में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की साइट में जाएंगे, आशा वर्कर आंगनवाड़ी बहनों को यूनियनाइज करेंगे, जमीन की डिमांड करेंगे, जोतने के लिए, रहने के लिए और मरने के बाद दफनाने के लिए भी। आज भी दलित, आदिवासी के पास जमीन नहीं। यदि जमीन की लड़ाई हम न लड़े तो किस प्रकार के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सवाल हमको अपने आप को पूछना चाहिए। वक्त बहुत हुआ है, आप बहुत पेशेंस रख के सबको सुने। आखिर में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। अमित शाह ने जो कहा, मैं पिछले 1.5-2 साल से सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कह रहा हूं, 3 बात आप याद रखिए और जन जन तक, एक ओबीसी,
एक एक डीएनटी, एक एक आदिवासी और एक एक गरीब कमजोर व्यक्ति तक पहुंचाइए। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं, वो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। इस बात को याद रखिए। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। और आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी योजना से नफरत करते हैं, वो है आदिवासी, ओबीसी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण। यदि इतनी तीन बात भी हिंदुस्तान का, भारत का, हमारे मुल्क का दलित और आदिवासी समझ ले, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों की लड़ाई में कुछ क्लैरिटी आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये विमर्श पहले के बहुत से विमर्श, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की तरह न रह जाए। आप सचमुच अपने इकोनॉमिक सवाल को, अपने आर्थिक शोषण के सवाल को उठाए, आप सचमुच उसको मुद्दा बनाए। मैं तो कह रहा हूं, आज माले के साथी हमारे बीच में धनंजय, कभी जाइए पटना, उनकी ऑफिस में भी गया हूं, पूरी दीवार उन लोगों के बलिदानों के नाम से भरी पड़ी है जिन्होंने भूमिहीनों के जमीन की लड़ाई को लेकर अपना जीवन दिया है। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आंबेडकराइट मूवमेंट के हमारे साथी जमीनों की लड़ाई को लेकर एक चाटा खाने को तैयार नहीं है, ज्ञापन देने को तैयार नहीं हम लोग। तो हमारी डिमांड क्या है? 14 अप्रैल, 6 दिसंबर संविधान दिन, भीमा कोरेगांव, नमो बुद्धाय, जय भीम, एट्रोसिटी, आरक्षण, बात खत्म। हमारी प्रैक्टिस में यदि ठोस इकोनॉमिक मटेरियल इश्यूज नहीं है, शिक्षा का सवाल नहीं है, चिकित्सा का सवाल नहीं, क्यों भारत का दलित मुसलमान किसी भी कोने में 20,000 का ऐसा मोर्चा नहीं निकलता कि भी हमको अच्छा शिक्षा चाहिए? देखा कभी दलित मुसलमान आदिवासी को यह कहते हुए कि 5 लाख एकड़ जमीन का आवंटन करो? इसी बिहार के अंदर, यदि मैं गलत नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के महाराष्ट्र में, हमारे गुजरात में, केवल 3 स्टेट में कम से कम 1 लाख एकड़ दलितों को, भूमिहीनों को आवंटित जमीनों के ऊपर आज भी सामंती गुंडों का गैर कानूनी कब्जा है। कम से कम 1 लाख एकड़ के आओ, यानी कि 2 लाख बीघा इंटू केवल 5 लाख का एक बीघा मानकर चलिए। और इस इतनी बड़ी हमारी एसेट, इतने हमारी हजारों लाखों एकड़ जमीन सामंती गुंडे घुसे हैं और हम लोग केवल नीला गमछा पहनकर जय भीम करने में संतुष्ट हैं। हो सकता है ऐसा दलित मूवमेंट? सोचना चाहिए कि नहीं साथियों? आप पढ़े लिखे लोग हैं, मूवमेंट के लोग हैं, गांव से, तहसीलों से निकल कर आए हैं। यदि आपके जीवन का लक्ष्य केवल अच्छी सरकारी नौकरी लेना ही है, या केवल रिसर्च पेपर तैयार करना ही है, और यदि इस जमीनों की लड़ाई को न लड़ पाए, मजदूरों की लड़ाई को न लड़ पाए, तो मैं नहीं मानता हूं कि हम किसी भी दलित मूवमेंट का हिस्सा है। मैं नहीं मानता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने, और इन्हीं बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान कहा था, भारत के दलितों के, वंचितों के 2 प्रमुख शत्रु हैं, एक मनुवाद और दूसरा पूंजीवाद। आज मोहन भागवत के साथ आरएसएस की 2 करोड़ 3 करोड़ काडर जो चलती है, उसकी जेब में पैसा अडानी और अंबानी के अकाउंट से आता है। इस बात को समझ लीजिए। यही है मनुवाद और मार्केट का गठजोड़, यही है मनुवाद और पूंजीवाद का गठजोड़, जिसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर खड़े थे। और उस समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर को, उस विरासत को हम कहीं भूल गए हैं। हमें बुद्धिज्म पर जो बाबा साहब ने लिखा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ साथ स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज वाले बाबा साहब अम्बेडकर जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते थे, जो सोशलिस्ट एजेंडा हमारे सामने रखते थे,
उस बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विमर्श और आप तमाम लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं, जो युवा साथी बैठे हैं, वो आत्मसम्मान के साथ साथ अपने शिक्षा के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर और भूमि के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर आप लोग एक्टिव होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।